आज मैं सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी को समझने के लिए क्या करें कि यूएफ और वीएफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं और यूएफ से वीएफ है के बीच में क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है टी। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग क्या होती है? यदि अल्फा और बीटा यू के एलिमेंट हम लें, अल्फा बीटा बिलोंगिंग यू, और ए और बी फील्ड के एलिमेंट लें, तो ए अल्फा और बी बीटा में टी ऑपरेट करें तो क्या आना चाहिए? आना चाहिए ए इंटू टी अल्फा और बी इंटू टी बीटा। तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कहलाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये टी मैपिंग टी कहलाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अल्फा और बीटा यू के दो एलिमेंट हैं और ए और बी दो फील्ड के एलिमेंट हो, तो ए अल्फा बी बीटा में टी लगाएं तो क्या आए? ए टी अल्फा बी टी बीटा फाइंड हो, तब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग कहलाती है। ठीक है, अब यूएफ से वीएफ के बीच में टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों वे कहलाता है टी का कर्नल, और उसी को हम क्या कहते हैं? टी का नल स्पेस, जिसको हम एनटी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एनटी से। तो ये क्या है? टी का नल स्पेस ऑफ टी क्या कहलाएगा? नल स्पेस ऑफ टी, टी का शून्य समष्टि। यहाँ एनटी से डिनोट करते हैं। एनटी में कौन एलिमेंट होंगे? यू के वे एलिमेंट होंगे अल्फा बिलोंगिंग यू, सच दैट अल्फा में यदि टी लगा दें तो क्या आ जाए? यहाँ पे जीरो डैश प्राप्त हो, जहाँ जीरो डैश क्या हो? वी का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो यू क्या समझ में आई बात कि यूएफ और वीएफ क्या है? फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं और टी क्या है? यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। तब यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड है, जैसे अल्फा बीटा ये गामा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट जीरो डैश से रिलेटेड हैं वे क्या कहलाएंगे? नल स्पेस के एलिमेंट कहलाएंगे। यानी टी इक्वल टू क्या कहलाएंगे? अल्फा बीटा और ये गामा। ठीक है, तो यूएफ और वीएफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हो और टी क्या है? यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। और यहाँ पे मान लो कुछ भी डेल है और ये दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, मान लेते हैं डेल डैश से, तो यहाँ पे यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं वे कहलाता है टी का कर्नल, अथवा उसी को कहते हैं टी का नल स्पेस। इसको डिनोट करते हैं एनटी से, अर्थात एनटी बराबर यू के वे एलिमेंट अल्फा जिन एलिमेंट में टी लगा दें तो जीरो डैश आए, जबकि जीरो डैश क्या हो? वी का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। अब एनटी क्या होता है? एनटी सबसेट होता है किसका? यू का। एनटी सबसेट होता है यू का। एनटी यू का वेक्टर सब स्पेस होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे, परंतु अभी पेपर होने वाला है बीएससी 29 तारीख से, इसलिए पहले हम सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी को प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए इसको बाद में करवाएंगे 4 दिन बाद। ठीक है, तो एनटी क्या है? टी के उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो एनटी क्या है? यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो। एक शब्द आता है आरटी, टी का रेंज या टी का परास, रेंज ऑफ टी। तो टी का रेंज क्या है? टी का रेंज आरटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यूएफ और वीएफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं तथा टी यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। ठीक है, तो वी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो यू के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। वी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो यू के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है वे क्या कहलाएगा? टी का रेंज कहलाएगा। रेंज की भी डेफिनेशन वही होती है कि कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो यदि यू और वी के बीच में टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का यू क्या कहलाएगा? डोमेन, और वी कहलाएगा कोडोमेन। तो कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो क्या कहलाता है? टी का रेंज कहलाता है। उसको आरटी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आरटी इक्वल टू होता है बीटा बिलोंगिंग वी, और वे बीटा जिनके लिए कोई अल्फा मिलता हो यू में, जब टी लगाएं तब वे एलिमेंट आता हो।
बीटा। ठीक है, कहने का मतलब RT क्या है, T का जो रेंज है, T का रेंज क्या है, V के उन एलिमेंट का करेक्शन है जिन एलिमेंट के लिए U में कोई एलिमेंट अल्फा मिलता है, जिसमें T लगाते हैं तब वे एलिमेंट बीटा आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं को डोमेन V के उन एलिमेंट का करेक्शन जो डोमेन U के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, वे क्या कहलाएगा, T का रेंज कहलाएगा। इसको RT से डिनोट करते हैं, इसको T का रेंज कहते हैं, इसको IMFT भी, T का इमेज भी कहते हैं, T का इमेज भी कहते हैं। तो IMT से डिनोट करते हैं इसको, IMT अथवा RT से। तो RT इज इक्वल टू V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन कहलाता है T का रेंज, या इसको RT से डिनोट करते हैं। RT क्या होता है, RT जो होता है सबसेट होता है किसका, RT सबसेट होता है V का, और NT सबसेट होता है किसका, NT सबसेट होता है U का। तो NT वेक्टर सब स्पेस होता है U का, और RT वेक्टर सब स्पेस होता है V का। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हम सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी प्रूव करने वाले हैं, इसके बाद यही प्रूव करेंगे कि जो नल स्पेस है NT, जिसको नल स्पेस क्या होता है, U का वेक्टर सब स्पेस होता है, और T का रेंज RT V का वेक्टर सब स्पेस होता है, वेक्टर सब स्पेस है। तो वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने का वही तरीका है कि हम NT के दो एलिमेंट लें अल्फा और बीटा, और दो फील्ड के एलिमेंट लें A और B। तो हम क्या दिखा दें, A अल्फा और B बीटा बिलोंग यदि NT दिखा देंगे तो NT क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस। RT के दो एलिमेंट लेंगे अल्फा और बीटा, और फील्ड के दो एलिमेंट लेंगे A और B, और A अल्फा और B बीटा और A अल्फा और B बीटा बिलोंग यदि हम ये दिखा देंगे RT, तो RT क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं U का नॉन रिपीटेड सेट W वेक्टर सब स्पेस होता है U का, इफ एंड ओनली इफ है क्या, कि यदि अल्फा और बीटा दो एलिमेंट लें W के, और A और B फील्ड के दो एलिमेंट लें, तो यदि हम A अल्फा और B बीटा बिलोंग इन W दिखा देते हैं तो W क्या हो जाता है, वेक्टर सब स्पेस है। तो ये डेफिनेशन हमेशा वेक्टर सब स्पेस दिखाने के लिए काम में लेते हैं, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग W। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दो चीजें हम जान चुके हैं, नल स्पेस NT क्या है, नल स्पेस T का नल स्पेस है, नल स्पेस U का वेक्टर सब स्पेस होता है, एक होता है T का रेंज RT, T का परास। ठीक है, रेंज ऑफ T RT V का वेक्टर सब स्पेस होता है। इतनी जानकारी मिली। अब इसके बाद हम ये क्या कहते हैं कि जो कोई वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाती है। जैसे मान लेते हैं U वेक्टर स्पेस है फील्ड F पर, तो U के बेसिस कोई यहाँ पे एक सबसेट लेते हैं, या मान लो कोई सबसेट है B, और इसके जो एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n, तो ये B U का बेसिस कब कहलाता है, जब B के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो। लीनियर इंडिपेंडेंस होने का अर्थ क्या होता है कि यदि B में जितने एलिमेंट हैं उतने स्केलर ले लें, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एलिमेंट हैं, तो हम A1 A2 डैश डैश an फील्ड के एलिमेंट ले लें, और इन एलिमेंट वेक्टर इनको B के एलिमेंट को हम वेक्टर कहते हैं, या के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं। तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 और डैश डैश यहाँ पे क्या करें, an अल्फा n इज इक्वल टू 0 कर दें, और ये दिखाएं 0 लेकर चलें, ये दिखाएं कि A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू 0, ये दिखा देते हैं। तो ये कहते हैं कि B के जो वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है तो क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। और यदि A1 A2 डैश डैश an में से कोई एक स्केलर ऐसा है जो 0 के इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे कि B के जो वेक्टर है लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, तो लीनियर इंडिपेंडेंस कब होंगे कि B में जितने एलिमेंट हैं उतने स्केलर लें, और स्केलर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल करके सभी स्केलर की वैल्यू निकालें। यदि सभी स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तब कहेंगे कि B के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है। फिर ये दिखाते हैं यदि B के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, और दूसरा क्या है कि U का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लें अल्फा बिलोंगिंग U लें, और अल्फा को ये दिखा दें कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 और डैश डैश क्या दिखा दें an अल्फा n। तो यदि ये दिखाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि U का जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट अल्फा है वह S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, और जब U का आर्बिट्रेरी एलिमेंट अल्फा B के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, तो ये मान लिया जाता है कि U के ईच एलिमेंट B के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। तो इस प्रोसेस को हम लिख देते हैं U इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, U इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ
u इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ b लिख देते हैं, लीनियर स्पान ऑफ b। इसका मतलब u के हर एक एलिमेंट b से जनरेट हो रहे हैं। b से जनरेट होने का मतलब ये हुआ कि u का हर एक एलिमेंट b के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ऐसी कंडीशन में b बेसिस कहलाएगा। और जब b बेसिस कहलाएगा तो u के बेसिस में एलिमेंट की संख्या कहलाती है u की डायमेंशन, जिसको लिखने की परंपरा है डायमेंशन ऑफ u, डायमेंशन ऑफ u। तो डायमेंशन ऑफ u क्या होगा, u के बेसिस में एलिमेंट की संख्या। u के बेसिस में एलिमेंट की संख्या n है तो u की डायमेंशन क्या हो जाएगी n। यदि u के बेसिस में एलिमेंट की संख्या k है तो डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू क्या हो जाएगी k। यदि u के डायमेंशन में बेसिस में एलिमेंट की संख्या 7 है तो डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो डायमेंशन क्या होती है किसी वेक्टर स्पेस की, किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की जो संख्या होती है वह उस वेक्टर स्पेस की क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे nt क्या है, t का नल स्पेस है, जिसको हम अभी डिनोट कर चुके हैं nt, t का नल स्पेस, इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या, इसकी nt का डायमेंशन ऑफ nt, डायमेंशन ऑफ nt को हम कहते हैं t की शून्यता। क्या कहते हैं, t की नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की शून्यता कहते हैं, इसको न्यू t से डिनोट करते हैं। इसका मतलब nt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या जो होगी वो nt की डायमेंशन कहलाएगी, और nt की डायमेंशन को ही कहते हैं क्या, शून्यता। और शून्यता या नल क्या नल्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल्टी। इसको डिनोट करते हैं न्यू t से। तो न्यू t का मतलब क्या हुआ, nt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या। यदि nt के बेसिस है, nt का बेसिस हम मान लें b1 है, इसमें एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा k। तो अल्फा k तो इसमें कितने के एलिमेंट है, k एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ है, डायमेंशन ऑफ लिखेंगे nt, डायमेंशन ऑफ nt इक्वल टू k, और यही क्या होगी न्यू t। इसी को बोलेंगे t की शून्यता। क्या बोलेंगे, t की शून्यता, नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t। t की शून्यता बोले चाहे नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t बोलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे t का जो रेंज होता है, t का रेंज जिसको हम rt से नोट किए हैं, तो t की जो rt, जिसको अभी बताए कि u और v फील्ड ऑफ पर तो वेक्टर स्पेस है, तब v के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो u के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो क्या कहलाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t का रेंज कहलाता है। इसको rt से डिनोट करते हैं, अर्थात rt इक्वल टू बीटा बिलोंगिंग v सच दैट, बीटा बिलोंगिंग v सच दैट t अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे t का जो रेंज है इसकी जो डायमेंशन होगी, तो rt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या, rt के बेसिस में मान लेते हैं rt का बेसिस b3 है, और b3 में जो एलिमेंट की संख्या जो होगी, इसमें एलिमेंट की संख्या मान लो 17 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ rt इक्वल टू क्या होगा 17, ये हो जाएगा। तो rt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाती है, डायमेंशन ऑफ rt, और डायमेंशन ऑफ rt को क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की जाति। इसको क्या लिखेंगे, जाति। ठीक है, यहाँ पे t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की जाति, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसी को बोलते हैं रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो t से डिनोट करते हैं, रो t से, अथवा t की जाति को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन rt के जो rt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, rt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या कहलाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की जाति, जिसको हम रो t से डिनोट करते हैं। और t के नल स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या कहलाती है नल्टी। ठीक है, क्या कहलाती है, नल्टी, जिसको न्यू t से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या आपको पता चला कि nt क्या है, t का नल स्पेस है, और rt क्या है, t का रेंज है। तो इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या को न्यू t से डिनोट करेंगे, इसको नल्टी कहते हैं, और rt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को रो t से डिनोट करते हैं, इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की जाति या रैंक कहते हैं। ठीक है, तो रैंक नल्टी थ्योरम क्या है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यदि यहाँ पे u से v में यदि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, ठीक है, तो u की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ u, तो डायमेंशन ऑफ u क्या है, u के बेसिस में एलिमेंट की संख्या किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ rt प्लस डायमेंशन ऑफ nt। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ u, तो डायमेंशन ऑफ rt को क्या बोलते हैं, रो t, और डायमेंशन ऑफ nt को क्या बोलते हैं, न्यू t। तो यही सिलेवेस्टर लॉ ऑफ नल्टी है, सिलेवेस्टर लॉ ऑफ नल्टी, जात शून्यता प्रमेय इसी को बोलते हैं। तो जात शून्यता प्रमेय ये प्रूव करेंगे। ठीक है,
डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी और डायमेंशन ऑफ एन टी। डायमेंशन ऑफ आर टी क्या है, टी का रेंज है, एन टी क्या है, टी का नल स्पेस है। तो आर टी के बेसिस में एलिमेंट की संख्या आर टी की डायमेंशन कहलाएगी, जिसको हम टी की क्या बोलते हैं, जाति या टी की रैंक बोलते हैं। और एन टी के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, डायमेंशन ऑफ एन टी, जिसको हम न्यूटी से डिनोट करते हैं। और न्यूटी क्या कहलाता है, टी की नल्टी कहलाती है, टी की नल्टी, टी की शून्यता, ये टी की जाति, टी की शून्यता, टी की जाति बराबर डायमेंशन ऑफ यू होता है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ यू और वी फील्ड या पर दो वेक्टर स्पेस हैं, और ये यू क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, वी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, फाइनाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे एन टी क्या है, एन टी क्या है, टी का नल स्पेस है, एन टी टी का क्या है, नल स्पेस है। और यू से वी के बीच में टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। तो हम मान लेते हैं कि b1 जो है इसके एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा k। तो b1 इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k क्या है, एनटी का एक बेसिस है। तो एनटी का जब बेसिस है तो एनटी के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, डायमेंशन ऑफ एनटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। और डायमेंशन ऑफ एनटी को क्या बोलते हैं, न्यूटी। तो न्यूटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, ठीक है। अभी अभी हम जानते हैं कि जो एनटी है यू का वेक्टर सब स्पेस होता है। एनटी क्या होता है, किसका सब स्पेस होता है, यू का, ठीक है। और एनटी का वेक्टर सब स्पेस होता है। तो यहाँ पे और b1 क्या है, b1 एनटी का बेसिस है, b1 एनटी का बेसिस है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश यहाँ पे अल्फा k एलिमेंट है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये b1 u का भी सबसेट होगा। b1 क्या होगा, u का सबसेट होगा। जब b1 u का सबसेट होगा तो इसमें कुछ एलिमेंट मिला करके u का बेसिस बनाया जा सकता है। इसमें कुछ एलिमेंट मिला करके विस्तार करने से, एक्सटेंशन थ्योरम जो पढ़े थे, यदि b1 क्या है, u का सबसेट है और ये b1 nt की क्या है, बेसिस है, तो इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। क्यों, क्योंकि nt का ये बेसिस है। तो जब nt का बेसिस है तो इस बेसिस के हर एक एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंस होते हैं, और nt का ईच एलिमेंट b1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ऐसी कंडीशन में जब इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है तो इसमें कुछ एलिमेंट मिला करके u का बेसिस बनाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि इसमें b1 में हम एलिमेंट मिला देते हैं क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा k, और इसमें अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 डैश डैश अल्फा n, इतने एलिमेंट मिला दिए तो ये क्या बन गया, u का बेसिस बन गया। तो u के बेसिस जब बन गया तो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे n, क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ n। इसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। तो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू हो गया n। अब हम ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा किसमें कंटेन है, b1 में कंटेन है। b1 क्या है, nt का बेसिस है। तो इन एलिमेंट को निकाल दें जो nt के बेसिस में है। तो nt के बेसिस में एलिमेंट कौन कौन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के एलिमेंट हैं nt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या। तो इन एलिमेंट को निकाल देने से जो सेट बचता है उसका नाम हम रख लेते हैं b3। इसके एलिमेंट क्या है, ये अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 बचता है, अल्फा k प्लस 2 बचता है, ठीक है, और इसमें अल्फा n बचता है। अब इन एलिमेंट में हम लगा देते हैं क्या, t। इन एलिमेंट में क्या लगा देते हैं, t। तो अल्फा k प्लस 1 और ये होगा अल्फा k प्लस 2 डैश डैश अल्फा n। अब इन एलिमेंट में t लगाने से जो एलिमेंट प्राप्त हुए उनका एक सेट बना लिए। तो जब t लगाने से जो v के एलिमेंट आ गए, ये v का सबसेट हो गया। जब v का सबसेट हुआ तो इसको हम v3 से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं, v3 से, क्योंकि t लगाने के बाद प्राप्त हुए हैं और u से v में t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो t अल्फा k प्लस 1 t अल्फा k प्लस 2 t अल्फा n किसका सबसेट हो जाएगा, ये v3 v का सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट होगा, v का। तो यदि हम v3 को, तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, इसमें एलिमेंट की संख्या है n में से हम k एलिमेंट निकाल दिए हैं, क्योंकि k एलिमेंट किसमें कंटेन है, nt के बेसिस में कंटेन है। तो n में से k निकाल दिए तो इसमें b3 में कितने एलिमेंट है, n माइनस k एलिमेंट है। तो b3 है क्या, b3 है क्या, b3 को यदि हम rt का बेसिस प्रूफ कर दें, rt का क्या प्रूफ कर दें, rt का बेसिस प्रूफ कर दें b3 को, rt का
बेसिस प्रूव कर दें कि RT का बेसिस B3 है, तो B3 में एलिमेंट कौन कौन है, T अल्फा k प्लस 1 और T अल्फा k प्लस 2 और डैश डैश T अल्फा n, ठीक है। तो यदि हम B3 को RT का बेसिस प्रूव कर देंगे तब B3 में एलिमेंट की संख्या RT की क्या कहलाएगी, डायमेंशन। तो RT की डायमेंशन को क्या बोलते हैं, रोटी। तो रोटी इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, क्योंकि B3 में एलिमेंट की संख्या n माइनस k है, ठीक है। तो रोटी इज इक्वल टू क्या होगा, n क्या है, u की डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ u हो जाएगा। k क्या है, nt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या, तो इसको हम न्यूटी कह देंगे। तो न्यूटी को इस साइड में ले आएंगे तो रोटी प्लस न्यूटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ u, ठीक है। यही हमें प्रूव भी करना है, ठीक है। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि B3 को प्रूव करेंगे। अब B3 कहां से आया है, यहाँ पे u क्या है, u और v 3D का तो वेक्टर स्पेस है, t क्या है, u से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, और t क्या है, नल स्पेस है, और b1 क्या है, nt का बेसिस है। तो बेसिस में b1 में एलिमेंट की संख्या k है, तो यहाँ पे nt की डायमेंशन क्या होगी, k होगी। और nt की डायमेंशन को किससे डिनोट करते हैं, न्यूटी से। इसको कहते क्या है, t की नलिटी कहते हैं या शून्यता कहते हैं, ठीक है। अब जो b1 के एलिमेंट हैं उन एलिमेंट में, क्योंकि b1 क्या है, nt का बेसिस है, तो ये b1 क्या होगा, nt का सबसेट होगा। और जब b1 nt का सबसेट होगा और nt सबसेट है u का, इसलिए b1 सबसेट होगा u का। और जब b1 सबसेट होगा u का, और b1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, और b1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस क्यों है, क्योंकि b1 nt का बेसिस है, इसलिए इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है। इसलिए इस विस्तार की प्रमेय से इसमें कुछ एलिमेंट और मिला करके u का बेसिस बनाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि b1 में और एलिमेंट मिला देते हैं, क्या, अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 डैश डैश अल्फा n। तो जब अल्फा n एलिमेंट मिला देते हैं तो इसमें एलिमेंट की जो संख्या हो जाती है इसको हम b2 से डिनोट कर लेते हैं, b2 से डिनोट करते हैं। इसमें एलिमेंट की संख्या है अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा k, और फिर अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 डैश डैश अल्फा n, ठीक है। इसमें इतना एलिमेंट जब मिला दिए तो ये b2 सेट बना, तो b2 जब सेट बना तो ये क्या होगा, b2u का बेसिस बन जाएगा। तो जब b2u का बेसिस बन जाएगा तो u के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, डायमेंशन ऑफ u। तो डायमेंशन ऑफ u क्या हो जाएगी, n। डायमेंशन ऑफ u क्या होगी, n। अब यहाँ पे जो nt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k, तो इन एलिमेंट को निकाल देते हैं b2 से। तो b2 से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k को जब निकाल दिए तो एलिमेंट कौन कौन बचे, अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 अल्फा n बचा। तो इन एलिमेंट में क्या लगा देते हैं, t। और जब t लगा देंगे तो किसके एलिमेंट आ जाएंगे, rt के एलिमेंट आ जाएंगे, t अल्फा k प्लस 1 t अल्फा k प्लस 2 t अल्फा n, वे rt के एलिमेंट आ जाएंगे। जब rt के एलिमेंट आ जाएंगे इसका मतलब जो सेट प्राप्त होगा वे क्या होगा, rt का सबसेट होगा। और जब rt का सबसेट होगा तो उस सेट का नाम हम रख लेते हैं b3। तो b3 के एलिमेंट किस टाइप के हैं, t अल्फा k प्लस 1 t अल्फा k प्लस 2 डैश डैश t अल्फा n। तो ये किसके एलिमेंट है, b3, इसका इस सेट का नाम b3 लिख लिए। अब ये b3 को हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, ये एलिमेंट की संख्या है n माइनस k, n एलिमेंट में से k एलिमेंट निकाल दिए हैं तब ये सेट प्राप्त हुआ है, इनमें सब में t लगाए हैं, इसमें एलिमेंट की संख्या n माइनस k है। यदि हम b3 को क्या प्रूव कर दें, RT का बेसिस प्रूव कर दें, b3 को क्या प्रूव कर दें, RT का बेसिस प्रूव कर दें। तो जब बेसिस प्रूव हो जाएगा b3 RT का, इसमें एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, RT की डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ RT को ही कहते हैं रो ऑफ t, ठीक है। और ये हो जाएगा n माइनस k, ठीक है। तो यहाँ पे रो t इज इक्वल टू होगा n माइनस k, और n क्या है, n है डायमेंशन ऑफ u, अब k क्या है, डायमेंशन ऑफ nt है, तो यहाँ पे रो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ u, और ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ nt को न्यूटी से डिनोट करते हैं, t की शून्यता है ये, और ये t की जाति है। तो रो t प्लस न्यूटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ u। तो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो t और प्लस न्यूटी, ठीक है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम किसी तरह से ये दिखा दें, क्या दिखा दें कि जो b3 सेट बना है जिसके एलिमेंट हैं t अल्फा k प्लस 1, ठीक है, t अल्फा
के प्लस टू डैश डैश टी अल्फा एन, इसको प्रूव कर दें तो भाई आरटी का क्या है, बेसिस है। तो बेसिस प्रूव करने का तरीका क्या है कि इस सेट के सभी एलिमेंट को हम क्या दिखा दें, लीनियर इंडिपेंडेंस है। तो इस सेट के सभी एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंस है, इसमें जितने वेक्टर हैं उतने स्केलर लेना पड़ेगा। तो उतने स्केलर कितने, यहाँ k प्लस 1, तो यहाँ पे a k प्लस 1, a k प्लस 2 और डैश डैश an इसके बिलोंगिंग एफ लेते हैं और इस एलिमेंट, इस स्केलर, इस वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल रखते हैं। इसके इक्वल 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, a k प्लस 1 t अल्फा k प्लस 1, फिर क्या a k प्लस 2 और t अल्फा k प्लस 2, ठीक है। डैश डैश क्या लिखेंगे an और ये होगा t अल्फा n इज इक्वल टू 0 डैश, 0 डैश भी का आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब 0 डैश मान कर चलिए ये दिखा दें कि a k प्लस 1 a k प्लस 2 an क्या है, सभी 0 हैं। तो जब इन सब तीनों को ये दिखा देंगे कि a k प्लस 1 भी 0 है, a k प्लस 2 भी 0 है और an भी 0, ये दिखा देंगे तभी कह पाएंगे कि B3 के जो वेक्टर है वो लीनियर इंडिपेंडेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको लेकर हम चलते हैं तो क्या है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या लिख देंगे इसको a k प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिख देंगे a k प्लस 2 अल्फा k प्लस 2 डैश डैश यहाँ पे लिख देंगे an और ये अल्फा n इज इक्वल टू 0 डैश, ठीक है। अब देखते हैं कि इन एलिमेंट में t लगाने से क्या आ गया, 0 डैश का। 0 डैश क्या है, v का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है, जो एलिमेंट है v के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं वे किसके एलिमेंट कहलाते हैं, t के नल स्पेस यानी t के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गए, t के नल स्पेस यानी t का एलिमेंट हो गया। तो a k प्लस 1 अल्फा k प्लस 1, फिर a k प्लस 2 अल्फा k प्लस 2 डैश डैश यहाँ पे an और अल्फा n किसका एलिमेंट हो गया, nt का। जब nt का एलिमेंट हो गया तो यहाँ पे nt का ईच एलिमेंट nt के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो nt के बेसिस में ये एलिमेंट जो होगा a k प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 और a k प्लस 2 अल्फा k प्लस 2 डैश डैश यहाँ पे an और अल्फा n जो होगा किसके, nt के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो nt का बेसिस के एलिमेंट क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k तक एलिमेंट है। तो ये होगा a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश क्या लिख देंगे an अल्फा n और इन एलिमेंट को क्या लिख देंगे, इस साइड में लाते हैं। तो a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश यहाँ पे क्या होगा an अल्फा n इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर तो है ही, प्लस a k प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 और डैश डैश ये क्या लिख देंगे an अल्फा n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब इसका 0 है तो a1 a2 an ak a1 a2 डैश डैश ak प्लस 1 ak प्लस 2। तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 अल्फा n u के बेसिस के वेक्टर हैं। और जब u के बेसिस के वेक्टर हैं तो ये लीनियर इंडिपेंडेंस अवश्य रहे होंगे। जब लीनियर इंडिपेंडेंस रहे होंगे तो इसके जितने स्केलर का उपयोग किए हैं वे सब स्केलर की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ऐसी कंडीशन में a1 इज इक्वल टू 0 a2 इज इक्वल टू 0 ak इज इक्वल टू 0 ak प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ak प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो an इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हम b3 वेक्टर के लिए जितने स्केलर का उपयोग किए थे उन सभी स्केलर की वैल्यू यहाँ से देखते हैं कि सब 0 के इक्वल आ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि b3 के जो वेक्टर हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। अब b3 को rt का बेसिस प्रूव करने के लिए सिर्फ ये दिखाना पर्याप्त है कि इसका rt का ईच एलिमेंट b3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो rt का ईच एलिमेंट b3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम rt का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। rt का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं बीटा बिलोंगिंग rt और rt का जो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट जब बीटा लिए हैं कि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि ये जो एलिमेंट है वो b3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में हम ये कह पाएंगे कि rt का हर एक एलिमेंट b3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। और जब rt का हर एक एलिमेंट b3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ऐसी कंडीशन में b3 कहलाएगा rt का बेसिस और b3 में एलिमेंट की संख्या कहलाएगी rt की डायमेंशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो t से। किससे डिनोट करते हैं, रो ऑफ t से। तो यहाँ पे एलिमेंट की संख्या हो जाएगी n माइनस k और n क्या है, डायमेंशन ऑफ u है, k क्या है, डायमेंशन ऑफ nt है।
तो डायमेंशन ऑफ यू लिख देंगे और डायमेंशन ऑफ एनटी को किससे डिनोट करते हैं, न्यू टी से। ठीक है, इस प्रकार से वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा सिर्फ ये दिखाना पर्याप्त होगा, ये दिखाना सफिशिएंट होगा कि आरटी का हर एक एलिमेंट बी3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है कि नहीं है। इसलिए हम आरटी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं बीटा बिलोंग इन आरटी और इसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एलिमेंट वे बी3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, तो जब बी आरटी का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से ये टी के रेंज का एलिमेंट है। जब टी के रेंज का एलिमेंट है तो यू में कोई ना कोई एलिमेंट अल्फा इस प्रकार से रहा होगा जिसमें हम टी लगाए रहे होंगे, तब बीटा आया रहा होगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और अल्फा क्या है, अल्फा किसका एलिमेंट है, अल्फा एलिमेंट है यू का। तो अल्फा एलिमेंट जब यू का है तो ये क्या होगा, यू के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैश डैश लिखेंगे यहाँ पे a के अल्फा के, फिर a के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 डैश डैश an अल्फा n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बीटा। ठीक है, और टी के एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को लिख देंगे क्या, a1 t अल्फा 1 a2 t अल्फा 2 प्लस डैश डैश a के t अल्फा के, फिर क्या लिखेंगे a के प्लस 1 और t अल्फा के प्लस 1 और डैश डैश क्या लिख देंगे यहाँ पे an और t अल्फा n इज इक्वल टू b। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, a1 t अल्फा 1 a2 t अल्फा 2 a के t अल्फा के a के t अल्फा n और t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये t अल्फा 1 t अल्फा 2 t अल्फा के किसके वेक्टर हैं, हाँ। तो हम क्या करेंगे, ये दिखाना चाहते थे कि इसका जो ईच एलिमेंट है, इसका ईच एलिमेंट आरटी के आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है, अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि आरटी का हर एक एलिमेंट बी3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इसका हम क्या एलिमेंट लेते हैं, बीटा बिलोंग इन आरटी लेते हैं। तो निश्चित रूप से बीटा के लिए कोई अल्फा इस प्रकार से मिला रहा होगा जिसमें टी लगाए रहे होंगे तो बीटा आया रहा होगा। और बीटा तो टी अल्फा क्या है, यू का एलिमेंट है। तो अल्फा जब यू का एलिमेंट है तो a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश, यहाँ पे लिखेंगे a के अल्फा के और यहाँ a के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 डैश डैश an अल्फा n, इस टाइप का होगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो a1 t अल्फा 1 a2 और t अल्फा 2 डैश डैश, यहाँ पे a के t अल्फा के डैश और यहाँ पे a के प्लस 1 और t अल्फा के प्लस 1 और डैश डैश, यहाँ पे an और t अल्फा n ऐसे लिखेंगे। अब ये आपको पता है कि a1 nt के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k nt के बेसिस के एलिमेंट हैं, तो उसमें a1 a2 डैश डैश a के सब क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा के किसके वेक्टर हैं, किसके एलिमेंट हैं, nt के बेसिस के एलिमेंट हैं। इसलिए यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 0 होगा, a2 इज इक्वल टू 0 होगा। इनके लिए जितने स्केलर का उपयोग करेंगे उन सभी स्केलर की वैल्यू क्या होगी, a3 इज इक्वल टू 0 होगा, ak इज इक्वल टू 0 होगा। इनको 0 के इक्वल जब कर देंगे a के तक तो क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a के प्लस 1 और t अल्फा के प्लस 1, ये आ जाएगा a के प्लस 2 और t अल्फा के प्लस 2 और ये क्या आ जाएगा t an और ये t अल्फा n। इस प्रकार हम देखते क्या है कि जो बीटा एलिमेंट लिए थे किसका, आरटी का लिए थे, वह एलिमेंट रिप्रेजेंट है b3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। जबकि बीटा क्या था, आरटी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था और आर्बिट्रेरी एलिमेंट बी3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ
कि आर टी का हर एक एलिमेंट क्या होगा, B3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो हम ये दिखा दिए कि जो B3 के जो वेक्टर है लीनियर इंडिपेंडेंस भी है और RT का हर एक एलिमेंट B3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी है। ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, RT को लिख सकते हैं लीनियर स्पान ऑफ B3, ठीक है, अर्थात RT का हर एक एलिमेंट B3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि RT जनरेटेड बाय B3, ठीक है, B3 से जनरेट हो रहा है, इसलिए B3 क्या होगा, B3 बेसिस होगा, इसलिए B3 RT का क्या होगा, RT का बेसिस होगा। और बेसिस जब होगा तब डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू होगा B3 में एलिमेंट की संख्या, तो B3 में एलिमेंट की संख्या कितनी है, B3 में एलिमेंट की संख्या है कितनी, n माइनस k है। तो RT की जो डायमेंशन है वे कहलाएगी B3 में एलिमेंट की संख्या, और RT की डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, रो T से डिनोट करते हैं। n क्या है, डायमेंशन ऑफ U है, और k क्या है, डायमेंशन ऑफ NT है, ठीक है। तो रो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ U, और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ NT को क्या बोलते हैं, न्यू T से डिनोट करते हैं। न्यू T को इधर ले आएंगे तो रो T और यहाँ पे न्यू T इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ U। इस प्रकार ये सिलेबस्टर लॉ ऑफ नलिटी प्रूव हो जाती है। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कैसे लिखेंगे देखते हैं। जो बोल गए उसी को व्यवस्थित लिखते हैं। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण का प्रयास। माना यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस है, 30 यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो टी का रेंज या प्रयास जिसे हम IMT या RT से डिनोट करते हैं, निम्नानुसार डिफाइन करते हैं। RT इज इक्वल टू क्या है, बीटा बिलोंगिंग V के वे एलिमेंट बीटा जिसमें हम V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों। T का रेंज कहलाता है, उसको RT से डिनोट करते हैं। अर्थात बीटा के लिए एक अल्फा U में इस प्रकार से मिलता होगा, जिसमें T लगाएंगे तो क्या आएगा, बीटा अल्फा बिलोंगिंग U के लिए, अर्थात V के उन बीटा एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों। T का रेंज कहलाता है, इसको RT से डिनोट करते हैं। पहले बता चुके हैं कि UF और VF फील्ड पर दो वेक्टर स्पेस हो और TU से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग हो, तब V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। T का रेंज कहलाता है, उसको RT से डिनोट करते हैं। नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण की शून्य समष्टि, ठीक है। तो माना UF और VF फील्ड पर दो वेक्टर स्पेस 30 U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब U के उन अल्फा एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट 0 से रिलेटेड हो। T का नल स्पेस कहलाता है, इसे NT से डिनोट करते हैं। अर्थात NT इज इक्वल टू अल्फा बिलोंगिंग U और T अल्फा बराबर 0, अर्थात U के वे एलिमेंट अल्फा जो जिसमें T लगा दें तो 0 आ जाए, और 0 क्या हो, V का आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको T का नल स्पेस कहते हैं, इसको NT से डिनोट करते हैं। तो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण की जाति या कोटि, ठीक है। रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, माना UF और VF फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, 30 U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब T के रेंज RT की डायमेंशन को T की रैंक या कोट या जाति कहते हैं। इसे रोटी से डिनोट करते हैं। रोटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RT, T की जाति बराबर RT की बीमा या RT की डायमेंशन। नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण की शून्यता, ठीक है। तो UF और VF फील्ड पर दो वेक्टर स्पेस है, तो 30 U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब T के नल स्पेस को NT से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार डिफाइंड करते हैं। कैसे डिफाइंड करते हैं, निम्नानुसार। NT इज इक्वल टू U के उन एलिमेंट अल्फा का कलेक्शन जिसमें T लगा दें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जहाँ 0 V का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो T की शून्यता बराबर, T की जो शून्यता है उसको न्यू T से डिनोट करते हैं, उसी को हम डायमेंशन ऑफ NT कहते हैं। सिलेबस्टर लॉ ऑफ नलिटी, सिलेबस्टर का शून्यता नियम क्या है, जात शून्यता प्रमेय क्या है, इन सब पर्यायवाची हैं। रैंक नलिटी थ्योरम क्या है, कुछ भी पूछा जाए, चाहे सिलेबस्टर लॉ ऑफ नलिटी पूछा जाए, चाहे सिलेबस्टर का शून्यता नियम, वही हिंदी में है, जात शून्यता प्रमेय, रैंक नलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ एक जैसे लिखोगे जैसे बताया गया है, जिसको हम बोर्ड में प्रूव कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं। माना कि फील्ड F पर UF और VF वेक्टर स्पेस है, 30 U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि U फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो रैंक ऑफ T इज इक्वल टू होता है, रैंक ऑफ T इज इक्वल टू नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू
रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, ये प्रूव करना है। तो रैंक ऑफ टी को डिनोट करते हैं रो टी से और नल्टी ऑफ टी को डिनोट करते हैं न्यू टी से, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ये हमें हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? रैंक ऑफ टी नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो रैंक ऑफ टी रो टी नल्टी ऑफ टी न्यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे प्रूव करते समय? तो प्रूव है u फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, u की डायमेंशन n है, मान लेते हैं u की डायमेंशन n है, t का नल स्पेस nt है। हम जानते हैं कि nt u का वेक्टर सब स्पेस होता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और nt भी फाइनाइट nt भी क्या होगा? फाइनाइट भी nt भी क्या होगा? फाइनाइट डायमेंशन होगा। तथा माना nt की डायमेंशन क्या है? k है। और b1 उसको अल्फा वन अल्फा टू डैश डैश अल्फा के, जिसको हम b1 से डिनोट करते हैं, nt का बेसिस है। तो b1 u का लीनियर इंडिपेंडेंस सबसेट होगा। इसे विस्तार की प्रमेय से एक्सपेंड करके u का बेसिस बनाया जा सकता है। अब हम शो करेंगे कि n माइनस के वेक्टर अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 अल्फा n के t इमेज का जो सेट है, इसमें t लगाने के बाद जो एलिमेंट आते हैं उनका एक कलेक्शन बनाते हैं, उसको b3 से डिनोट करते हैं। और ये b3 को प्रूव करेंगे rt का बेसिस है। इसके लिए हमें दिखाना होगा कि b3 लीनियर इंडिपेंडेंस सेट हैं, लीनियर वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस सेट हैं, और b3 का rt का ईच एलिमेंट b3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हैं। इसके लिए दिखाना होगा कि b3 लीनियर इंडिपेंडेंस है। पहले ये दिखाना पड़ेगा कि b3 क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंस है, यानी b3 के एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो माना b3 में जितने एलिमेंट हैं उतने स्केलर लेंगे, और b3 में जितने एलिमेंट हैं उन सब के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल करेंगे, और ये दिखाएंगे कि जितने स्केलर का यूज हम किए हुए सभी स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल है। यदि 0 के इक्वल हो जाती है तब हम कहेंगे कि b3 के जो वेक्टर हैं लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो यहाँ पे b3 के लिए हम फील्ड के एलिमेंट लेते हैं ak प्लस 1 ak प्लस 2 an बिलोंगिंग f इस प्रकार हैं कि इन एलिमेंट और b3 के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल करते हैं, और 0 के इक्वल करके हम ये दिखाएंगे कि इन सभी स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल है। तब हम कह पाएंगे कि जो b3 के वेक्टर है लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो क्या होगा? टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ak प्लस 1 अंदर चला गया, ये 0 डैश आ गया। इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट में टी लगाने से 0 डैश आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया? कर्नल का एलिमेंट हो गया। यहाँ कर्नल को nt से डिनोट किए हैं, जिसी को t का नल स्पेस भी कहते हैं। तो ये एलिमेंट t के नल स्पेस का एलिमेंट हो गया। जब ये एलिमेंट t के नल स्पेस का एलिमेंट हो गया तो ये नल स्पेस nt का बेसिस क्या माने हैं? b1, इसके एलिमेंट क्या हैं? अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा k हैं। तो यह nt का हर एक एलिमेंट क्या होगा? nt के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इसलिए b1 nt का बेसिस है, सो nt का ईच एलिमेंट nt के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इसलिए a1 a2 a3 ak बिलोंगिंग f इस प्रकार होंगे कि ak प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 ak प्लस 2 अल्फा k प्लस 2 प्लस an अल्फा यानी इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश ak अल्फा k। अब इन सभी एलिमेंट को इस साइड में लाएंगे तो माइनस में हो गए, और इज इक्वल टू जब 0 है तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा थी अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 अल्फा n किसके वेक्टर हैं? u के बेसिस के वेक्टर हैं, और u के बेसिस के वेक्टर हैं। इसलिए लीनियर u के बेसिस के वेक्टर होने की वजह से u के बेसिस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। तो उनके लिए जितने स्केलर का उपयोग किए गए हैं वे सभी स्केलर की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए। इसलिए a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, ak बराबर 0, ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 अल्फा n u के बेसिस के वेक्टर हैं, इसलिए लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। इसलिए जितने यहाँ स्केलर का उपयोग हुए हैं वे सभी स्केलर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। जब सभी स्केलर की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, इसमें ये भी तो शामिल है ak प्लस 1 ak प्लस 2 ak प्लस 3 an भी शामिल है। और यहाँ पे ak प्लस 1 ak प्लस 2 an का उपयोग हम b3 के वेक्टर के लिए यूज किए थे यहाँ। तो इन सब की वैल्यू हम दिखाने में कामयाब हो गए कि यहाँ 0 के इक्वल है। इसलिए हम ये कह पाएंगे कि b3 के वेक्टर क्या हैं? लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। क्योंकि b2 जो इज इक्वल टू क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा थी अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 अल्फा n क्या है? b2 u का बेसिस है, इसलिए इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। इसलिए इनके लिए जितने स्केलर का उपयोग हुआ है वे सब स्केलर की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो b3 के जो वेक्टर हैं लीनियर इंडिपेंडेंस हो गए। अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि b3 का ईच एलिमेंट rt का ईच एलिमेंट b3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इसके लिए rt का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम ले लेते हैं b3,
मान आर टी का ईच एलिमेंट बी थ्री के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ये दिखाना है। तो हम आर टी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट बीटा लेते हैं और बीटा को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे क्या है आर टी के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो जब हम आर टी का कोई एलिमेंट बीटा लेते हैं तो बीटा के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, यू में कोई ना कोई एलिमेंट अल्फा रहा होगा जिसमें हम टी लगाए रहे होंगे तो बीटा आया रहा होगा। तो टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा अर्थात बी टू क्या है, यू का बेसिस है। इसलिए यहाँ जो अल्फा है यू का एलिमेंट है, तो ये यू का एलिमेंट जो होगा यू के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया, अल्फा इस टाइप का होगा। जब इस अल्फा इस टाइप का होगा तो यहाँ इस अल्फा के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, तो यही लिख दिए। और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए क्या होगा, ए1 बाहर आ गया, तो ए1 टी अल्फा 1, ए2 टी अल्फा 2, ए के टी अल्फा के, ए के टी अल्फा के, ए के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 1, ए एन टी अल्फा एन। इस प्रकार जो टी अल्फा है क्या आ गया। अब फिर यहाँ पे ए1 ए2 ए3 ए के तक की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा के क्या है, एन टी के बेसिस के वेक्टर हैं, तो इसलिए इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस रहे होंगे। इसलिए यहाँ पे ए1 की वैल्यू 0 रही है, ए2 की वैल्यू 0 रही होगी, ए3 की वैल्यू 0 रही होगी, ए के की वैल्यू 0 रही होगी। तो जब इनको 0 के इक्वल कर देते हैं तो जो टी अल्फा जिसको हम बीटा कहे हैं, तो बीटा किस रूप में लिखा जा सकता है, ए के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 1, ए के प्लस 2 टी अल्फा के प्लस 2, ए एन टी अल्फा एन। और यहाँ पे जानते हैं कि टी अल्फा के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 2 टी अल्फा एन B3 के एलिमेंट है, B3 के वेक्टर हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हम आर्बिट्रेरी आर टी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट बीटा लिए हैं वह रिप्रेजेंट हो रहा है B3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये 0 को इक्वल कर दिए, तो यहाँ पे जो टी अल्फा एलिमेंट जिसको बीटा के बराबर है, ये किसका आर टी का एलिमेंट है, ये आर टी का एलिमेंट है, वह B3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। जबकि B3 के एलिमेंट ये है, अतः बी के बीटा टी के रेंज का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यह B3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। अतः आर टी का ईच एलिमेंट B3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आर टी B3 से जनरेट हो रहा है, और जब आर टी B3 से जनरेट हो रहा है तो इसी को हम लिखते हैं आर टी लीनियर स्पान ऑफ B3। अब हम इस प्रकार हम ये दिखाने में कामयाब हुए कि B3 क्या है, B3 आर टी का बेसिस है। क्यों बेसिस हुआ, क्योंकि B3 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है और आर टी का हर एक एलिमेंट B3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। और जब B3 आर टी का बेसिस हुआ तब B3 में एलिमेंट की संख्या कितनी है, n-k, तो वे क्या कहलाएगी, आर टी की डायमेंशन। B3 यहाँ पे डायमेंशन, किंतु B3 में एलिमेंट की संख्या n-k है, n-k है, अतः डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू n-k, किंतु k एलिमेंट nt के बेसिस में है, तो डायमेंशन ऑफ nt इज इक्वल टू न्यू टी, इससे डिनोट करते हैं इक्वल टू q। और n एलिमेंट u के बेसिस में है, तो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू n, तो डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u माइनस न्यू टी। और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ आर टी कहलाता है रो टी, और ये डायमेंशन ऑफ u लिख दिए। और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एन टी कहलाता है न्यू टी, जिसको के लिखा गया है, तो यहाँ पे न्यू टी लिख दिए और न्यू टी को इस साइड में लाए, तो रो टी प्लस न्यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, तो डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू रो टी प्लस न्यू टी। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।